हेलो, अस्सलाम वालेकुम। तो हम आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। टाइम हो गया है, जिनको आना था वो आ गए और रिमेनिंग रिकॉर्ड लेक्चर से देख लेंगे। तो जज़ाकल्लाह तो फेल में तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा जो मॉड्यूल है वो है सिविल। अब क्रिमिनल हमने कंप्लीट कर लिया है, तो आज हम प्रोसीजर पढ़ेंगे, सिविल मैटर्स में जो प्रोसीजर होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये बता दें कि आप में से सीपीसी किसने पढ़ा है पहले से, ताकि हमें आइडिया हो जाए, उस हिसाब से हम चलें। सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड जो होता है, आप में से किसी ने अगर पढ़ा है तो बता दे यस, अगर नहीं पढ़ा तो नो बता दे। चलें, ठीक है। कुछ पार्टिसिपेंट्स ने पढ़ा है और कुछ ने नहीं पढ़ा, तो कोई मसला नहीं। जिनने पढ़ा है तो अच्छी बात है, उनकी रिवीजन भी हो जाएगी और कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएंगे हमारे। और जिनने नहीं पढ़ा तो, जैसे सीआरपीसी बहुत लोगों ने नहीं पढ़ा था, फिर भी उसे प्रोसीजर समझ आ गया था। तो हम कोशिश यही करेंगे कि जितना हो सके ओवर सिंप्लीफाई करें आपके लिए, ताकि आप समझ सकें कॉन्सेप्ट्स। तो जो हमारा ये सिविल मॉड्यूल होगा वो सीपीसी से रिलेटेड होगा। जैसे क्रिमिनल जो था, उसमें हम सीआरपीसी की ज्यादा बात कर रहे थे, तो इधर हम कौन से कोड की बात करेंगे? हम बात करेंगे सीपीसी की। अच्छा, आपने सुना होगा अक्सर अक्सर नॉर्मल क्या होता है, एक्ट लिखा होता है, ऑर्डिनेंस लिखा होता है, ठीक है। लेकिन इधर सीआरपीसी और जो ये सीपीसी और पीपीसी, इसमें लास्ट में कोड लिखा होता है। एक्ट ऑर्डिनेंस के डिफरेंस में हम नहीं जाते, उनका अलग अपना है, ठीक है। वो प्रेसिडेंट और गवर्नर होता है तो वो एक ऑर्डिनेंस देता है, और अगर पार्लियामेंट पास करती है तो उसको एक्ट कहते हैं। तो वो अलग एक डिबेट हो गई। बहरहाल हमारा जो सवाल है वो ये है कि सीपीसी में ऐसा कुछ नहीं है। सीपीसी में लास्ट में क्या है? कोड। सीआरपीसी में लास्ट में क्या है? कोड। पीपीसी में क्या है? लास्ट में कोड। तो अच्छा, इस कोड का मतलब क्या है? एक तो जो होता है कंप्यूटर वाला कोड होता है, जो प्रोग्रामिंग, वो इधर नहीं है, वो ये लीगल टर्म है। तो इसकी मीनिंग क्या है? आप में से किसी को पता है? क्योंकि ये सोचने वाली बात है। अक्सर हम सुनते हैं कि सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और पाकिस्तान पिनल कोड, तो इस कोड की मीनिंग क्या है? चलें, ठीक है, मैं ही बता देता हूँ, क्योंकि मुझे भी जो है अभी 2 दिन 3 दिन पहले पता चला, इस वजह से मैंने आपसे शेयर कर देता हूँ। तो कोड एक कलेक्टिव नाउन है लीगल लैंग्वेज के हिसाब से, जिसकी मतलब होती है कलेक्शन ऑफ लॉस। अब आप इसमें देख सकते हैं, इसमें क्या है, सीपीसी में भी लॉज बहुत सारे लिखे हैं, सीआरपीसी में बहुत सारे लॉज रिलेटेड टू प्रोसीजर, और पीपीसी में भी बहुत सारे लॉज हैं रिलेटेड टू पनिशमेंट और पेनल्टी। तो कोड का इधर लीगली अगर देखा जाए तो इसकी मीनिंग होती है कलेक्शन ऑफ लॉस। वैसे तो कंप्यूटर साइंस में अगर देखें तो एक अलग उसकी मीनिंग होती है, प्रोग्रामिंग, कोडिंग, सारा कुछ। लेकिन अगर लीगली और लॉ की लैंग्वेज में भी देखा जाए तो इसकी मीनिंग ये है। बहरहाल ये एक एक्स्ट्रा चीज थी, मुझे पता चली तो मैंने आपसे शेयर कर दी। तो हम चलते हैं, आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। अगर आवाज़ क्लियर नहीं आए तो काइंडली बता दीजिएगा, क्योंकि नेट का इशू चल रहा है सारे पाकिस्तान में, आपको पता है। तो मैं यही कोशिश करूंगा कि आवाज़ सही आए आपके यहाँ। तो अगर क्लियर नहीं आए तो काइंडली बता दीजिएगा चैट बॉक्स में। ओके, थैंक यू सो मच उबैदुल्लाह फॉर कॉपरेशन। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम सिर्फ प्रोसीजर कवर करेंगे। जैसे क्रिमिनल मॉड्यूल में भी हमने एक एक साल लेक्चर रखा था, जिसमें हमने सारा प्रोसीजर कवर किया था, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। फिर उसके बाद जो भी एप्लीकेशंस होंगी, जिस जिस टाइम पे जो ड्राफ्ट की जाएंगी, वो हम इंशाल्लाह आज से कवर करेंगे। तो हम सिर्फ आज प्रोसीजर कवर करेंगे, आज किसी किस्म की ड्राफ्टिंग नहीं है, क्योंकि प्रोसीजर में ही 1 घंटा लग जाएगा। तो ये हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट होता है। जब भी कोई मसला होता है सिविल साइड में, तो क्या होता है? इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट होता है। जैसे अगर क्रिमिनल में हम देख रहे थे, क्रिमिनल में अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है तो हम क्या करते हैं? एफआईआर करवाते हैं, कागनिजेबल ऑफेंस अगर हो। तो इधर अगर हमारे साथ कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो हम इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट करते हैं, सूट की शुरुआत करते हैं। कैसे करते हैं? एक प्लेंट होती है, वो हम कोर्ट में जमा कराते हैं। अच्छा, ये प्लेंट कैसे ड्राफ्ट करते हैं वो हमारे अपकमिंग लेक्चर्स का टॉपिक है, वो हम उधर कवर कर लेंगे। अभी सिर्फ हम प्रोसीजर देख रहे हैं। तो ये प्लेंट हम जो है एक सबमिट कराते हैं कोर्ट में, जिसके थ्रू हम बताते हैं कोर्ट को कि भाई हमारे साथ ये मसला हुआ है, तो लिहाजा इस मसले को हल करो।
इस प्लेंट को उर्दू में बोलते हैं दावा। ठीक है। अब हम हमारे साथ सपोज करते हैं मसला हो गया है, तो हम अब क्या है कि दारी किसी बंदे के साथ मसला होगा, सपोज करते हैं ए है, ए हमें, हमारे साथ मसला हुआ है, तो किसी बंदे ने ही मसला किया होगा। सपोज करते हैं बी ने हमारे साथ मसला किया है। अब ए क्या करेगा, ए करेगा प्लेंट फाइल कोर्ट में, जो भी कंसर्न कोर्ट होगी जिसको जुरिस्डिक्शन होगी वो मालूम करके उसमें प्लेंट फाइल करेगा। फिर उसके बाद कोर्ट का काम क्या है, कोर्ट करेगी समन, समन नोटिस करेगी। किसको नोटिस भेजेगी, उस डिफेंडेंट को। डिफेंडेंट इधर कौन है, ये बी है। इस बी को बोलेगी कि भाई ए ने ये प्लेंट जमा कराई है, लिहाजा कोर्ट में आओ और इसका जवाब दो। तो अब वो नोटिस उसको करेगी बी को कि भाई तुम आओ और जो है अपनी, जो भी अपनी डिफेंस है वो लेकर जो है बताओ, केस तुम्हारे ऊपर चल रहा है सारा कुछ हिस्सा। ठीक है। तो ये समन कौन करेगा, ये कोर्ट करेगी, ये कोर्ट की ड्यूटी होती है। तो कोर्ट क्या करेगी, डिफेंडेंट के ऊपर जो होती है, वो जो होती है वो समन नोटिस करती है कि भाई तुम्हारे खिलाफ जो है प्लेंट जमा हुई है। फिर प्लेंटिफ जो होता है वो आता है, प्लेंटिफ क्या करता है, प्लेंटिफ रिटन स्टेटमेंट जमा कराता है। अब वो प्लेंटिफ जो रिटन स्टेटमेंट जमा कराएगा तो उसकी ड्राफ्टिंग भी हम सीखेंगे आगे। तो ये फिर क्या करेगा, जो डिफेंडेंट होगा फिर वो रिटन स्टेटमेंट जमा कराएगा। अच्छा, इधर ये मैंने एरो क्यों दिया हुआ है, अगर इन केस हम डिफेंडेंट को जो है नोटिस भिजवाते हैं लेकिन वो नहीं आता, फिर भी भिजवाते हैं फिर नहीं आता, फिर जो उनकी अपनी रेमिडीज लिखी हुई है सीपीसी में, कि अगर जो है फर्स्ट टाइम में नहीं आता तो फिर ऐसे करें कि उसके घर के बाहर वो जो है अफिक्स कर दें कापी समन नोटिस की। अगर फिर भी नहीं आता तो फिर जो है बीट ड्रम कर दें, मतलब कि जो ड्रम होता है वो लेकर, चाहे जैसे कस्टमरी मेथड्स जो भी हैं उस एरिया के वो सारे कुछ करें। उसके बाद भी अगर डिफेंडेंट नहीं आता तो फिर क्या होगा, फिर जो होता है एक्स पार्टी हो जाती है, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स चली जाएंगी। फिर जो भी प्लेंट है जो ए है, उसके सारे एविडेंस सुने जाएंगे और कोर्ट को जो भी सही लगेगा वो फैसला करेगी ए के हक में। तो अगर बी नहीं आएगा तो इधर ही फैसला आ जाएगा, केस ज्यादा नहीं चलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि बी का आना जरूरी है। अगर बी चाहता है कि भाई मुझे जो है राइट टू डिफेंस मिले, तो समन नोटिस के बाद अगर आता है तो फिर आगे प्रोसीजर चलेगा। अगर वो नहीं आता फिर क्या होगा, फिर एक्स पार्टी होगा, एक्स पार्टी मतलब कि एब्सेंट। तो फिर वो एक्स पार्टी बन जाएगा, जो बी होगा, वो बी जो होगा वो एक्स पार्टी बन जाएगा और कोर्ट क्या करेगी, प्रोसीडिंग्स चलाने के बाद जो है वो बिस्मिल्लाह करके वो जजमेंट दे देगी। तो ये एक प्रोसीजर है इन केस अगर जो बी है जो डिफेंडेंट है वो कोर्ट में रुजू नहीं करता, वो कोर्ट को आगे नहीं बताता कि हाँ ठीक है मैं रिटन स्टेटमेंट जमा कराता हूँ। तो एक तो ये हो गया। अगर इन केस वो आता है तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो जो बी है फिर वो बी जो है रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा। रिटर्न स्टेटमेंट की कब फाइल करेगा, इसकी लिमिट होती है 30 डेज। जैसे चालान की लिमिट क्या होती है, कोई मुझे बता दे एक चेट बॉक्स में कि चालान की लिमिट क्या होती है। जो क्रिमिनल मॉड्यूल में हमने पढ़ा था, चालान पुलिस जो सबमिट कराती है। हाँ, तो फेल ने कहा है कि 14 डेज। अच्छा, मानूर ने कहा है कि 14 डेज। जी बिल्कुल, आप दोनों का जो जवाब है बिल्कुल सही है, कि जो चालान होता है 14 डेज के अंदर पुलिस को सबमिट कराना होता है। ऐसे ही जो पहले जो डिफेंडेंट है उसको 30 दिनों के अंदर रिटन स्टेटमेंट जमा करानी होती है। एक तो ऐसा होता है कि वो फर्स्ट ईयरिंग के जमा कराए, अगर वो नहीं कराता तो फिर उसको कोर्ट 30 दिन तक रिलैक्सेशन दे सकती है कि भाई तुम 30 दिनों के अंदर जो है रिटन स्टेटमेंट जमा कराओ। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है, फर्स्ट ईयरिंग पे भी आप जमा करा सकते हैं और सही भी यही है। अगर आप फर्स्ट ईयरिंग पे नहीं जमा कराते तो फिर आपको कोर्ट रिलैक्सेशन देगी कि भाई ठीक है तुम 30 दिन लो और अच्छी तरह से जो है प्लेंट को पढ़ो और उसके जवाब दो। तो रिटन स्टेटमेंट में हम जवाब देते हैं प्लेंट के, जैसे लीगल नोटिस होता है फिर रिप्लाई टू लीगल नोटिस होता है। तो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट भी इसी तरह होती है। प्लेंट में वो अपनी बातें बताता है कि मेरे साथ ये मसला हुआ है, रिटन स्टेटमेंट में जो डिफेंडेंट होता है वो बताता है भाई ऐसा कोई मसला ही नहीं है, ऐसे झूठी बोतान बता रहे सारा कुछ। अच्छा, रिटन स्टेटमेंट को उर्दू में बोलते हैं जवाब दावा, ना जो उसने दावा की है उसके जवाब। तो ये फिर रिटन स्टेटमेंट जमा कराएगा। उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट करेगी एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, पार्टीज को एग्जामाइन करेगी। अच्छा, इसका पर्पस क्या होता है, पर्पस ये होता है कि भाई ए जो बातें कर रहा है और जो बी बातें कर रहा है इनमें कन्फ्लिक्ट कितना है। मैं इसको आप समझाता हूँ, ये रिमूव कर लूँ पहले। एग्जामिनेशन करने का मकसद ये है कि पता चल सके कि इन दोनों में मसला क्या है। अब एक ही सिचुएशन में हम आपको समझाते हैं कि कैसे एक सिचुएशन में दो मसले हो सकते हैं। जैसे ए हो गया,
या अली हम करते हैं, और अली और अहमद, ठीक है। अब अली कहता है कि भाई मैंने अहमद के साथ क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, और अहमद ने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया है। अब अली ने क्या कर दी, प्लेन जमा करा दी। अब अहमद ने रिटर्न स्टेटमेंट जो है जमा करा रहा है। अब अली कहता है कि भाई मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, और अहमद ने क्या कर दी, वो उसको ब्रीच कर दी, ठीक है। अब अहमद जो है वो ये बात मान रहा है कि भाई हाँ मैंने जो है कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ किया है, मैंने ब्रीच इस वजह से किया था कि इसने जो है इतने पैसे नहीं दिए थे, इसने खुद कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन की थी, जो भी इसकी पॉलिसी थी उसकी वायलेशन की थी, इस वजह से मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। तो इधर इशू क्या बना, इधर इशू बना कि भाई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है, क्योंकि दोनों मान रहे हैं। अली भी मान रहा है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अहमद भी मान रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब मसला क्या है, मसला ये है कि वेदर अली ने वायलेशन की है पॉलिसी की या नहीं। तो मसला क्या हो गया, इशू क्या हो गया कि भाई वेदर अली ने वायलेशन की है या नहीं की। एक तो ये सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन हो गई भाई अली अहमद सेम दोनों बंदे हैं, अली बोल रहा है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, और अहमद ने क्या कर दी, उसकी ब्रीच कर दी। लेकिन अहमद मान रहा है कि भाई मैंने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया। तो इधर इशू क्या बन गया, इधर इशू ये बना कि भाई वेदर इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया है या नहीं किया। आप समझ गए होंगे कि कैसे एडमिट जो एग्जामिनेशन करना कितना जरूरी है, क्योंकि ये इससे पता चलता है कि मसला क्या है, किसके ऊपर फैसला करना है कोर्ट को। फर्स्ट सिचुएशन में ये मसला है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्योंकि दोनों मान रहे हैं। इस अब मसला ये है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट की पॉलिसी की वायलेशन ही हुई है या नहीं हुई, ये जो है हमें कोर्ट को डिसाइड करना है। सेकंड इशू में कोर्ट को क्या डिसाइड करना है कि भाई ये अली कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अहमद कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ये झूठा कॉन्ट्रैक्ट लेकर आया है, मेरी झूठी सिग्नेचर्स लेके आया है। तो अब कोर्ट डिसाइड करेगी कि भाई वेदर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या नहीं हुआ। तो इस वजह से कोर्ट क्या करती है, एग्जामिनेशन करती है पार्टीज की, देखती है कि भाई कौन से फैक्ट एडमिट करते हैं, कौन से डिनाई करते हैं। तो इस वजह से एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज करना लाजमी होता है। उसमें सारा कुछ कोर्ट देखती है कि भाई अली कौन सी चीजें एडमिट कर रहा है, कौन सी चीजें डिनाई कर रहा है, अहमद जो है कौन सी चीजें एडमिट कर रहा है, कौन सी चीज जो है डिनाई कर रहा है। ये सारा काम कौन किसका होता है, वो कोर्ट का होता है। हमारा किसी किस्म का काम नहीं होता, वो कोर्ट अपने हिसाब से वो नोट करती है सारा कुछ। उसके बाद डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन होती है डॉक्यूमेंट्स की, वो क्या होती है हम आगे देखते हैं। लेकिन ये ऑप्शनल चीज है, ये नॉर्मली फॉलो नहीं की जाती हमारे यहाँ प्रोसीजर में, लेकिन ये एक प्लेंटिफ को डिफेंडेंट को ये एक एक्स्ट्रा चीज दी गई है कि अगर आप चाहते हैं कि अपोजिट साइड फलानी चीज दिखाए, फलाना डॉक्यूमेंट दिखाए, तो आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन देंगे कि भाई मुझे फलानी चीज देखनी है जो अपोजिट पार्टी है। तो आप डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट की जो एप्लीकेशन देंगे या इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट की, फिर जो है वो अपोजिट पार्टी जो है कोर्ट में वो जमा कराएगी, फिर आप वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ये एक ऑप्शनल चीज है, ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन प्रोसीजर में है, तो इस वजह से हम पढ़ रहे हैं। नॉर्मली ये फॉलो नहीं की जाती हमारे यहाँ। अच्छा, उसके बाद क्या है, ये मैं थोड़ा रिमूव कर लूं, फिर आगे आगे आता है एडमिशन। जैसे क्रिमिनल में क्या होता था, क्रिमिनल में होता था प्लीड गिल्टी और नॉट प्लीड गिल्टी, तो इधर क्या हो गया, इधर एडमिशन हो गई। अच्छा, एडमिशन में भी मैंने एरो दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि कोर्ट अब पूछेगी दोनों से कि भाई तुम कौन ये एडमिट कर रहे हो, जैसे क्रिमिनल मॉड्यूल में हम पूछते थे अक्यूज से कि भाई तुम ये एडमिट कर रहे हो। कोर्ट डिफेंडेंट से पूछेगी कि भाई तुम ये चीज एडमिट कर रहे हो, तुमने ये किया है, इसके साथ डिस्प्यूट किया है। तो अगर वो सारा का सारा एडमिट कर देता है, तो कोर्ट क्या कर देगी, उधर ही जजमेंट अनाउंस कर सकती है। वो हम पढ़ते हैं आगे, कौन से आर्डर और कौन से रूल के तहत वो करेगी, वो सारा कुछ हम देखते हैं आज के लेक्चर में। तो अगर जो डिफेंडेंट है वो जो है क्या करता है, वो एडमिट करता है हाँ मैंने मसला किया, फिर तो केस चलाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो मान रहा है। केस तो तब चलेगा जब वो डिफेंडेंट नहीं मानता, और 99% केसेस में डिफेंडेंट नहीं मानता, और केसेस आगे चलता है। लेकिन कोई 1% कभी ऐसे केसेस आ जाते हैं, फिर जो है वो मान देता है, फिर उधर ही कोर्ट को पावर है कि वो जजमेंट दे दे। तो दो सिचुएशंस में कोर्ट केस को उधर ही बंद कर सकती है। एक समन वाली सिचुएशन में, अगर समन जो है सर्व हुए हों और डिफेंडेंट नहीं आया कोर्ट में, तो फिर क्या करेगी कोर्ट, कोर्ट जजमेंट जो है अनाउंस कर देगी। और दूसरी स्टेज है एडमिशन, अगर जो डिफेंडेंट आया है कोर्ट में, रिटर्न स्टेटमेंट जमा कराई है, एग्जीमेशन ऑफ पार्टीज हुआ है, डिस्कवरी इंस्पेक्शन हुई है, उसके बाद वो एडमिट करता है कि भाई मैंने ये मसला किया है, तो कोर्ट उधर ही जजमेंट दे देगी। अगर वो एडमिट नहीं करता, वो डिनाई करता है, तो उसके बाद ये प्रोसीजर है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ये प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की भाई, ये जो तुम डिनाई कर रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बताओ जैसे डॉक्यूमेंट्स जो दो, किस डॉक्यूमेंट्स के बिनाफ पे तुम ये बात कर रहे हो, किस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे तुम ये चीज डिनाई कर रहे हो। तो ये दोनों पार्टीज जो है, अगर प्लेंटिफ होगा तो उसको भी
बोला बोला जाएगा कि भाई तुम भी अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट दो। अच्छा मैं यहाँ एक क्लियर कर दूं, इसको हम ज्यादा पढ़ेंगे पार्टीज में, कि भाई सिविल में कौन सी पार्टीज होती हैं। सिविल में दो पार्टीज होती हैं, एक प्लेंटिफ होता है जो प्लेंट जमा कराता है, दूसरा डिफेंडेंट होता है। क्योंकि मैं ये बातें इधर ही कर रहा हूँ, लेकिन ये आगे का है बाकायदा, उसको हम पढ़ेंगे कि अपील में इसको क्या कहते हैं और जो भी है वो सारा कुछ। अभी के लिए आप देख लें कि जो प्लेंटिफ होता है वो केस करता है, और जो डिफेंडेंट होता है उसके ऊपर केस होता है। सिविल में ये सिस्टम है। जैसे हम क्रिमिनल में क्या पढ़ते थे, प्लेंटिफ की साइड पे क्या होता था, कंप्लेनेंट होता था, और जो डिफेंडेंट की साइड पे क्या होता था, अक्यूज होता था। इधर जो है ये जो है सीन ये है कि इधर प्लेंटिफ कहेंगे और जो है डिफेंडेंट कहेंगे। तो ये डॉक्यूमेंट्स दोनों जमा कराएंगे। अगर एडमिट नहीं करता डिफेंडेंट तो फिर डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे, जो भी सबूत होंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, वो सारे कुछ जो है जमा होंगे। उसके बाद कोर्ट क्या करेगी, इश्यूज फ्रेम करेगी। अब ये इशू फ्रेम क्या है, जैसे क्रिमिनल में क्या होती थी, क्रिमिनल में चार्ज फ्रेम होती थी, इधर क्या होती है, इश्यूज फ्रेम होते हैं। इश्यूज फ्रेम करने के बाद दो या तीन से ज्यादा भी कोर्ट इशू करती है कि भाई ये इन दोनों पार्टीज में मसला है। जो भी मसले होंगे, जिन जिन चीजों पे डिनाई करेंगे, एडमिट करेंगे तो वो तो मसला ही नहीं है, उस पर कोर्ट ऑर्डर निकाल देगी। अगर एडमिट नहीं करता, डिनाई करता है, तो वो उसको जो है इशू बनाएगी कि भाई एक बंदा एडमिट कर रहा है, दूसरा डिनाई कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये इशू हो गया, लिहाजा इसको जो है इशू फ्रेम कर दो। अगर दो चीजें डिनाई कर रहे हैं तो दो इशू हो जाएंगे, तीन चीजें डिनाई कर रहे हैं तो तीन, और जितनी ज्यादा होगी तो उतनी इश्यूज बनेंगे। फिर उसके बाद जो है कोर्ट इश्यूज के बिहाफ पे ही अपनी जजमेंट देती है। इश्यूज फ्रेम करने के बाद फिर जो होते हैं एविडेंसेस की बारी आती है। एविडेंसेस में विटनेसेस भी आ जाते हैं। कोर्ट जो है क्या करती है, ऑर्डर करती है कि भाई जल्द से जल्द जो है क्या कर दो, एविडेंसेस उसके साथ साथ विटनेसेस की लिस्ट जमा कराओ, कि भाई तुम कौन से एविडेंसेस, कौन से विटनेसेस जो है दोगे, और जो भी सारा कुछ होगा। उसके बाद उनकी क्रास होती है, फिर चीफ होती है, जो ये सारे कुछ आर्ग्यूमेंट्स में होते हैं। ये आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद कोर्ट के पास दो ऑप्शन हैं, या तो उधर ही जजमेंट अनाउंस कर दे, या जो है 30 दिन के अंदर, 30 डेज, 30 डेज के अंदर कोई भी एक तारीख रख ले। ये क्या हो गया, अच्छा सॉरी फॉर डिस्ट्रप्शन। अच्छा आर्ग्यूमेंट्स के बाद कोर्ट के पास ऑप्शन है, या तो उधर ही जजमेंट दे दे, सारा कुछ जो जो डिसाइड करे, या 30 डेज के अंदर कोई भी एक तारीख रखे जिसपे जो है वो जजमेंट अनाउंस करे। ठीक है, तो फिर जजमेंट के बाद क्या होता है, जजमेंट के बाद जैसे क्रिमिनल में अपील होती है तो इधर भी अपील ही होती है। तो अगर अपील करना चाहता है डिफेंडेंट तो कर सकता है, अगर अपील नहीं करता फिर ऑप्शन आता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। अच्छा ये एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री क्या है, हम इसको डीप में आज ही देखते हैं, लेकिन अब जो है सारी कुछ चीजें हम जो है देखते हैं कि ये प्लेंट कैसे होती है, समन कैसे होता है, रिटन स्टेटमेंट। ये तो हमने सुपरफिशियली देख लिया कि आपके माइंड में एक मैप बन जाए कि यार जो है सिविल में केस कैसे चलता है। एक प्लेंट होती है, वो जमा होती है, फिर उसके बाद नोटिस इशू होता है डिफेंडेंट को, डिफेंडेंट आता है, रिटन स्टेटमेंट जमा कराता है, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज होती है, डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन होती है। फिर अगर एडमिट कर रहा है तो ठीक है, अगर डिनाई कर रहा है तो आगे केस चलेगा, डॉक्यूमेंट्स आएंगे, इशू फ्रेम होंगे, एविडेंसेस आएंगे, आर्ग्यूमेंट होगा, फिर जजमेंट आ जाएगी। तो आई होप कि आपको ये एक माइंड में मैप बन गया होगा कि कैसे जो है सिविल केसेस में ये मैटर्स चलते हैं। हम इसको डीप में देखते हैं कि प्लेंट क्या होती है, और जब हम प्लेंट ड्राफ्ट करेंगे तो उसकी ज्यादा रूल्स भी पढ़ेंगे कि भाई कौन सी चीजें प्लेंट में देना लाजमी है। अभी के लिए हम प्लेंट को सुपरफिशियली देखते हैं, इसको हम ज्यादा डीप में भी देखेंगे इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर्स में। अच्छा प्लेंट क्या है, ये जो सूट होता है सिविल मैटर्स में, प्लेंट के थ्रू इंस्टीट्यूट होता है, एक जो एप्लीकेशन होती है जिसके थ्रू हम सूट इंस्टीट्यूट करते हैं। सूट का मतलब होता है केस, केस इंस्टीट्यूट करते हैं, उस एप्लीकेशन को हम बोलते हैं प्लेंट। एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूट बाय द प्रेजेंटिंग अ प्लेंट टू द कोर्ट। अच्छा ये आर्डर 4 रूल 1 में ये बात लिखी हुई है, ये मैं नहीं कह रहा, ये आर्डर 4 रूल 1 में लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी केस इंस्टीट्यूट करना है सिविल केसेस में तो प्लेंट देना लाजमी है। अच्छा ये रोमन जो होते हैं नंबर्स उसमें लिखा हुआ है आर्डर 4, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर्डर 4। आई होप कि आप लोगों को ये रोमन जो नंबर्स हैं आते होंगे, अगर नहीं आते तो गूगल पे देख लें, क्योंकि सीपीसी में ये बहुत से यूज हुए हैं। आर्डर जो भी हैं, जितने भी आर्डर्स हैं वो रोमन में लिखे हुए हैं। रूल जो होते हैं वो नॉर्मल जो हम यूज करते हैं 1 2 3 उसमें लिखे होते हैं। जो आर्डर की सीरीज होती है वो रोमन में होती है, तो इस वजह से आपको ये थोड़ा बहुत टाइम देना होगा, आधा घंटा निकाल के गूगल पे सर्च करें। 100 तक या 50 तक 50 तक आप ये याद कर लें, आपको काम आएंगे सीपीसी में।
तो ये आर्डर 4 है, और रूल 1 में बात लिखी हुई है कि अगर आपको सिविल केसेस में जो केस इंस्टीट्यूट करना है तो प्लेंट देना लाजमी है। अच्छा, प्लेंट के रूल्स होते हैं, और वो रूल्स कहाँ लिखे हुए हैं, वो लिखे हुए हैं आर्डर 6 एंड 7। तो जब हम प्लेन ड्राफ्ट करेंगे तो ये आर्डर 6 और आर्डर 7 को डेप्थ में पढ़ेंगे कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि इनके रूल्स हमें सारे पता होना लाजमी है। अगर एक भी रूल हमने मिस कर दिया तो हमारी प्लेंट रिजेक्ट हो सकती है, और ये हमारी पीआर को नुकसान है। तो इस वजह से हम कोशिश करेंगे कि भाई हम आर्डर 6 और 7 अच्छी तरह पढ़ें, उसके बाद प्लेन ड्राफ्ट करें। तो हम जब इंशाल्लाह प्लेन ड्राफ्ट करेंगे तो उधर देख लेंगे। तो ये भी बात आर्डर 4 रूल 1 में लिखी हुई है कि भाई प्लेन जो होगी कौन से रूल्स के बिहाफ पे होगी, आर्डर 6 और जो है आर्डर 7 वाले रूल में होगी। अच्छा, ये जो प्लेंट होती है, प्लेंट कौन से फॉर्म में होती है? ये प्लेंट जो होती है अपेंडिक्स 1 के फॉर्म में होती है। ये थोड़ी बहुत चीजें नई हैं आपके लिए शायद, क्योंकि ये सिविल का मॉड्यूल है तो इधर टर्मिनोलॉजी अपनी है, क्रिमिनल में अपनी थी। और क्रिमिनल की आप जो है उससे थोड़ा बहुत वाकिफ थे, क्योंकि हम फिल्मों में देखते हैं सारा कुछ। सिविल वाली चीज तो इतनी आती नहीं फिल्म में या मूवीज में, तो इस वजह से। तो अपेंडिक्स 1 के फॉर्म में जो होती है प्लेंट जमा की जाती है। तो अपेंडिक्स 1 क्या है? ये बहुत ही सिंपल चीज है, इसको आप डिफिकल्ट मत लीजिएगा। अपेंडिक्स का मतलब क्या होता है? अपेंडिक्स का मतलब होता है एक एक्स्ट्रा चीज जो किसी ने शायद बताई है। हाँ, मकसूद ने पूछा है कि अपेंडिक्स 1 क्या है। जी जी, मैं बता रहा हूँ। अपेंडिक्स की एक मैंने मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद अपेंडिक्स 1 भी देख लेते हैं। अपेंडिक्स की मीनिंग होती है, जब भी कोई बुक होता है तो उसके लास्ट में कुछ ऐसी चीज जो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करे, तो उस एडिशनल इंफॉर्मेशन को हम बोलते हैं अपेंडिक्स। फिर उसको सीरीज दी जाती है, सीरीज दी जाती है अल्फाबेट में। अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स A1, A B C, ऐसे सारा कुछ। तो ये जो प्लेंट होती है, ये एक अपेंडिक्स 1 के फॉर्म में जो होती है ड्राफ्ट की जाती है। अपेंडिक्स 1 जो है वो सीपीसी की लास्ट में लिखी हुई है, A B C अप टू सो ऑन। तो हम देखते हैं कि अपेंडिक्स 1 क्या होता है। अच्छा, ये जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर अपेंडिक्स 1 है, ये आप देख सकते हैं कि हम जो क्रिमिनल के केसेस हैं उसमें भी ऐसे ही टाइटल देते हैं सारा कुछ। तो जो भी ड्राफ्टिंग है तकरीबन हम सिविल से लेते हैं, वो क्रिमिनल में भी वही चलती है। तो ये सीपीसी की लास्ट में लिखी हुई है, जिसमें दिया गया है कि अपेंडिक्स 1 कैसा होगा। तो आप देख सकते हैं, हम इससे आप वाकिफ हैं। हम जब भी एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं तो इससे कोर्ट का टाइटल देते हैं। फिर इधर कंप्लेनेंट अक्यूज होता है, इधर प्लेंटिफ डिफेंडेंट है, क्योंकि सिविल का केस है। फिर जो डिस्क्रिप्शन होता है वो सारा कुछ, वो भी सारी चीजें। तो ये अपेंडिक्स 1 ये आपके साथ शेयर किया जाएगा, इसको देख लीजिएगा, एक नजर जरूर डालिएगा इस पे। तो आई होप कि ये प्लेंट आप समझ गए होंगे कि ये जरूरी है कोर्ट में अगर आप केस करना चाहते हैं सिविल नेचर का। तो प्लेंट इज द मोस्ट असेंशियल डॉक्यूमेंट इन दी सिविल मैटर्स। प्लेंट के बाद क्या होता है? प्लेंट के बाद जो होती है वो समन इशू की जाती है डिफेंडेंट को, कि भाई तुम आओ और केस को फेस करो। क्या होता है? सूट अगर इंस्टीट्यूट हो गया तो फिर समन इशू किए जाते हैं डिफेंडेंट को। फिर डिफेंडेंट की अपनी मर्जी है कि वो इन पर्सन में आए या कोई वकील करे। प्लीडर का मतलब होता है वकील। अक्सर आप सुनते होंगे कि भाई क्या हम वकील कर सकते हैं या ऐसे भी इन पर्सन जा सकते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं ये आर्डर 4 रूल 1 में आर्डर 5 सॉरी, ये आर्डर 5 है। आर्डर 5 रूल 1 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि डिफेंडेंट की मर्जी है कि वो इन पर्सन आए या कोई वकील करे। तो वो उसकी अपनी मर्जी होती है। ये आर्डर 5 रूल 1 में लिखे। अच्छा, समन जो दिया जाएगा डिफेंडेंट को, उसके साथ साथ प्लेंट की एक कॉपी भी दी जाएगी, आर्डर 5 रूल 2 में लिखी हुई है। अच्छा, ये प्लेंट की कॉपी क्यों दी जाएगी? क्योंकि डिफेंडेंट को रिटन स्टेटमेंट जमा करानी है। जो डिफेंडेंट को क्या करानी है, WS में शार्ट में लिख देता हूँ, इसका मतलब है रिटन स्टेटमेंट। तो डिफेंडेंट को क्या करानी है? रिटन स्टेटमेंट जमा करानी है, जिसमें वो जवाब देगा। किसके जवाब देगा? प्लेंट के जवाब देगा। तो प्लेंट की कॉपी होना उसको लाजमी है। तो वो उसको कॉपी दी जाएगी जब उसको समन का नोटिस दिया जाएगा। तो समन के नोटिस के साथ एक प्लेंट की कॉपी भी दी जाएगी। अच्छा, ये सर्विस ऑफ समन, ये समन हमने देख ही लिया। तो ऐसे होता है। समन दिया कैसे जाता है वो भी देख लेते हैं। सर्विस ऑफ समन, जो समन्स होते हैं वो दिए जाते हैं रजिस्टर्ड पोस्ट। अगर कोर्ट कोई और दूसरा मेथड बताती है तो उसकी वो होगा मेथड यूज। अगर मेथड नहीं बताती तो फिर आप क्या करेंगे? जो भी रजिस्टर्ड पोस्ट है, जो TCS हो गई या कोरियर हो गई, उसके जो थ्रू है आप सर्विस का जो है समन होते हैं वो इशू होते हैं। अच्छा, ये कौन से रूल में? आर्डर 5 रूल 10A में ये बात लिखी हुई है। ये बातें आपको याद करना लाजमी है कि कौन से आर्डर 5 रूल में, कि ये आपको गेट में काम आएगी। प्रैक्टिस में आपसे जज आर्डर वगैरह पूछेगा तो नहीं।
लेकिन गेट की आपकी तैयारी में आपको काम आएंगे, अगर ये याद होंगे तो एक आपको प्लस पॉइंट है। अच्छा, अगर समन के बाद वो नहीं आता तो मैंने इधर एक्स पार्टी लिखा हुआ है कि भाई अगर समन भी सर्विस किए गए हों फिर भी वो नहीं आता तो फिर जो होती है वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग हो जाती है। अच्छा, ये सर्विस ऑफ समन हो गया। अब हम मानते हैं कि वो आया है, अगर नहीं आता तो फिर वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होगी। फिर वो अपना जो है उसके सारे एविडेंस प्लेंट साइड के चलेंगे और जजमेंट आ जाएगी। लेकिन अगर वो आ जाता है कोर्ट में तो फिर क्या करेगा, फिर वो रिटन स्टेटमेंट जमा कराएगा। तो रिटन स्टेटमेंट क्या होती है, डिफेंडेंट जो होता है वो रिटन स्टेटमेंट जमा कराता है कोर्ट में। अब उसकी मर्जी है कि वो फर्स्ट हियरिंग में जमा कराए या फर्स्ट हियरिंग से पहले, या कोर्ट उसको कोई और टाइम दे दे, तो वो कोर्ट की मर्जी है। और वो कोर्ट जो और टाइम देगी तो वो कौन सा टाइम दे सकती है, वो 30 डेज, उससे ज्यादा नहीं दे सकती। कोर्ट ये कह सकती है कि भाई ठीक है तुमने फर्स्ट ईयरिंग पे नहीं जमा कराई, तो तुम्हारे पास हम 30 डेज हम आपको देते हैं, इनके अंदर 30 दिनों के अंदर जो रिटन स्टेटमेंट क्या करो, जमा कराओ। तो ये कहाँ लिखी हुई है, आर्डर 8 रूल 1। ये आर्डर 8 है, ये रोमन में लिखा हुआ है, इसको मैं उसमें भी लिख देता हूँ नॉर्मल में भी, ठीक है, जैसे आप समझ सके। अच्छा, ये रिटन स्टेटमेंट के बाद ये आ गई, उसके बाद क्या होगा, पार्टीज को एग्जामाइन किया जाएगा ताकि इशू फ्रेम सही तरीके से किए जाएं। कोर्ट क्या करेगी कि फर्स्ट हियरिंग पे जैसे ही कोर्ट जो सूट इशू हो जाएगा मतलब इंस्टीट्यूट, उसकी फर्स्ट हियरिंग पे कोर्ट क्या करेगी, ये देखेगी कि भाई कौन से फैक्ट एडमिट कर रहे हैं, कौन से जो है डिनाई कर रही हैं, जो भी प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट लिखी हुई है। ये एडमिट और डिनाई क्यों करेगी, हमने ये देखा जो इसकी स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में हमने देखा कि कोर्ट ये क्यों देखेगी कि भाई ये चीज एडमिट की है, ये डिनाई की है, ताकि कोर्ट ये समझ सके कि हमें जो है फैसला किस चीज पे सुनाना है, इन दोनों के बीच में मसला क्या है। अगर प्लेंटिफ ये कह रहा है कि मेरे साथ इसने मसला किया है और डिफेंडेंट वो बात मान रहा है और उसकी दूसरी बात नहीं मान रहा, तो वो दूसरा जो नहीं मान रहा वो मसला है। जो चीज मान रहा है वो तो मसला नहीं होगा ना, वो तो डिफेंडेंट मान रहा है, तो उसके जो है फौरन आर्डर निकालो, जो चीज नहीं मान रहा उसके ऊपर जो है आगे प्रोसीजर चलाओ। तो इस वजह से कोर्ट क्या करेगी, एग्जामाइन करेगी जो है पार्टीज को, और वो देखेगी कि भाई कौन सी चीजें एडमिट की गई हैं, कौन सी चीजें डिनाई की गई हैं प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट में। ये कहाँ लिखा हुआ है, ये आर्डर 10 रूल 1 में। इसको एक्स को बोलते हैं रोमन में 10। तो आई होप कि ये भी आप समझ गए होंगे कि रिटन स्टेटमेंट के बाद क्या होता है, पार्टीज को एग्जामाइन किया जाता है। उसके बाद ये डिस्कवरी एंड जो है इंस्पेक्शन, ये एक डिस्क्रिशनल है, ये ऑप्शनल चीज है, आप इसको अवेल करें ना करें आपकी मर्जी है। अगर आप चाहते हैं कि भाई डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट हो, डिस्कवरी ऑफ इंट्रोगेटिव हो, इंस्पेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट हो, किसका, अपोजिट पार्टी का, अपोजिट पार्टी की ये सारी चीजें आप अगर चाहते हैं कि भाई मुझे ये मिलें, तो आप एक एप्लीकेशन देंगे कोर्ट में। कौन से आर्डर के तहत, आर्डर जो है 11, आर्डर 11 के तहत वो एप्लीकेशन आप देंगे। फिर आपको वो एप्लीकेशन जो भी आप चाहते हैं डॉक्यूमेंट, इंटेरोगेटिव चाहते हैं, वो आपको जो है मिलेंगी आर्डर 11 के तहत। ये तो एक ऑप्शनल चीज है, अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, वैसे नॉर्मली वो नहीं होती। बहरहाल इसको देखते हैं हम अपोजिट पार्टी में, इसको लिख देता हूँ। तो डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन तो एक ऑप्शनल चीज है। उसके बाद आती है, अगर एडमिशन हो जाती है, डिफेंडेंट अगर मान लेता है कि भाई हाँ मैंने ये मसला किया है, फिर तो केस आगे चलेगा ही नहीं। जैसे प्लीड गिल्टी के बाद दो ऑप्शंस होते हैं जज के पास, या तो केस चलाए या उधर ही उसे फैसला सुना दे। तो प्लीड गिल्टी में ये ऑप्शन है, नॉट प्लीड गिल्टी में तो एक ही ऑप्शन है कि भाई केस चलेगा। लेकिन अगर प्लीड गिल्टी करता है तो जज को ये पावर है कि वो का जो है फैसला सुना सकता है क्रिमिनल में। तो सिविल में भी यही है कि अगर जो डिफेंडेंट है वो मान रहा है कि हाँ मैंने ये मसला किया है, तो कोर्ट क्या करेगी, जजमेंट दे सुनाएगी, जजमेंट ऑन एडमिशन जिसको बोलते हैं। और ये कहाँ लिखी हुई है कि भाई कोर्ट जो है जजमेंट दे सकती है, जो है 12 रूल 6 के अंडर ये कोर्ट एम्पावर्ड है कि अगर डिफेंडेंट जो है कोई भी चीज कोई एडमिट कर रहा है कि मैंने मसला किया है, तो उधर ही कोर्ट क्या करेगी, जजमेंट सुना देगी। ये आर्डर 12 लिखा हुआ है, मैंने ये नॉर्मल जो है लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए। उसके बाद अगर एडमिट नहीं करता तो फिर कोर्ट कहेगी ठीक है भाई तुम एडमिट नहीं करते, तो भाई डॉक्यूमेंट्स दिखाओ जिससे तुम्हारी बात सही साबित होती है। क्योंकि लॉ में एक रूल है कि अगर आप कोई चीज जो है क्लेम कर रहे हो तो उसको प्रूव करना भी आपका है, आपके ऊपर, बर्डन ऑफ प्रूफ भी आपके ऊपर है। तो इधर ये तुम क्लेम कर रहे हो कि मैंने नहीं किया, तो प्रूव भी करो कि भाई अगर तुमने नहीं किया तो कोई डॉक्यूमेंट दो, कोई विटनेस दो। तो कोर्ट क्या करेगी भाई प्रोटेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद कौन सा प्रोसीजर आएगा कि भाई कोर्ट बोले कि भाई डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस जो है प्रेजेंट करो। नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस हैं वो फर्स्ट हियरिंग पे आपको देने हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्डर 13 रूल 1 में। फर्स्ट हियरिंग पे, अगर आप फर्स्ट हियरिंग पे जो है डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे, जब हम प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट जमा कराएंगे उधर ही लिखेंगे हम कि भाई डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन। जब हम ड्राफ्ट करेंगे तो उधर हम लिखेंगे कि भाई डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन, कौन से डॉक्यूमेंट्स हम जिनके हम रिलाय करके ये जो है प्लेंट दे रहे हैं या सारा कुछ। तो अगर हम फर्स्ट हियरिंग पे अगर नहीं दे रहे, ये आप गौर से सुनिएगा,
ये एक स्टूडेंट में सवाल भी किया था कि सर ये फर्स्ट हियरिंग पे अगर हम नहीं देते तो फिर जो है कोर्ट की डिस्क्रिशन है, कोर्ट की मर्जी है कि वो आपको एक्सेप्ट करे या डिनाई करे। अगर डिनाई कर देती है तो आपका केस ही खत्म हो जाए, कमजोर हो जाएगा, फिर तो आप घर बैठ जाएं। तो ये रूल 2 में लिखा हुआ है कि फिर कोर्ट की अपनी मर्जी है, और आपको एक गुड गुड फेथ में बताना होगा, गुड काज देना होगा कि भाई मैं इस वजह से नहीं आ सका, बीमार था, ऐसा था सारा कुछ। तो वो आपको ये साबित करना होगा। नॉर्मली अगर आप ऐसे ही बात करते हैं तो फिर वो कोर्ट रिजेक्ट भी कर सकती है। तो इस वजह से ये आपको क्या करना है, प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट के साथ ही जो भी डॉक्यूमेंट्स जिसके ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं वो मेंशन करने लाजमी है। ये आर्डर 13 रूल 1 की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद अगर आप कोई भी ऐसी चीज मेंशन कर देते हैं जो इर्रेलेवेंट हो या इनएडिजिबल इनएडिजिबल हो, जो तो डॉक्यूमेंट हो, तो उसको जो है कोर्ट क्या कर देगी, उसको रिजेक्ट कर सकती है। जरूरी नहीं कि हर डॉक्यूमेंट आप मेंशन कर दें और कोर्ट को लगे कि भाई ये तो इररिलेवेंट है, इसको इधर मेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। तो फिर कोर्ट उसको क्या करेगी, उसको जो है डॉक्यूमेंट को निकाल देगी बाहर, और जो भी रिमेनिंग होगी उसको एक्सेप्ट करेगी। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्डर 13 रूल 3 में। तो आई होप कि ये प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट भी आप समझ गए होंगे कि ये कैसे, जैसे एविडेंसेस हम देते हैं क्रिमिनल में, इधर भी हम एविडेंस आगे देंगे, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स भी एक एविडेंस ही का वैल्यू रखते हैं, क्योंकि इसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। एक होते हैं ओरल एविडेंस जिसको विटनेस बोलते हैं, एक होते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो कागजात होते हैं। और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो होते हैं वो ज्यादा अथेंटिक होते हैं, क्योंकि ओरल एविडेंस जो इंसान होता है वो झूठ भी बोल सकता है, लेकिन जो डॉक्यूमेंट होता है वो हमेशा जो भी ओरिजिनल होता है वो सच ही बोलता है। अच्छा, जो प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट हो गए, डॉक्यूमेंट्स आ गए, अब कोर्ट जो क्या करेगी, एनालाइज करेगी कि भाई इन दोनों में मसला, जैसे पहले एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज कर दी, फिर डॉक्यूमेंट्स में देखे कि भाई कौन सी चीज ये जो है साबित हो गई है, कौन सी चीज नहीं हो गई, या सारा कुछ वो एनालाइज करने के बाद इशू फ्रेम करेगी। जैसे क्रिमिनल में क्या होता था, चार्ज फ्रेम होता था, तो सिविल में क्या होगी, इशू फ्रेम होगी, जिसके बिहाफ पे जजमेंट आएगी। इशू फ्रेम में क्या होगा कि भाई वेदर ये मसला हुआ है या नहीं हुआ, वेदर फलानी चीज हुई है या नहीं हुई। तो जजमेंट में क्या होगा, हाँ भाई हुई है, या दूसरा क्या होगा, हाँ भाई नहीं हुई है। और जजमेंट क्या होनी चाहिए, सारा कुछ। तो जो जजमेंट होती है वो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज पे जो है क्या होती है, बेस्ड होती है। जो भी फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज में बात की जाती है, जजमेंट में उसका जवाब दिया जाता है, हाँ या ना में जवाब दिया जाता है। तो इस वजह से फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज जो है असेंशियल पार्ट है। चाहे सिविल हो या फिर क्रिमिनल में चले जाए तो चार्ज फ्रेम भी असेंशियल है। तो वो देखते हैं कि वो कैसे होती है। तो कोर्ट क्या करेगी, इश्यूज अराइज व्हेन मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ फैक्ट और लॉ इज अफर्म्ड बाय वन पार्टी एंड डिनाइड बाय द अदर। मतलब कोई ऐसा फैक्ट हो, कोई एक पार्टी क्या कर रही है, एडमिट कर रही है, दूसरी पार्टी क्या कर रही है, डिनाई कर रही है। अब मसला आ गया, अगर दोनों एडमिट कर रहे हैं तो फैसला आ जाएगा, हमने पढ़ा है एडमिशन, जजमेंट ऑन एडमिशन हमने पढ़ा। अगर वो एक पार्टी एडमिट कर रही है और दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है तो मसला है। मसला है तो क्या होना चाहिए, इशू फ्रेम होना चाहिए। तो इशू फ्रेम कब होगा, जब एक पार्टी अफर्म कर रही है, एडमिट कर रही है, दूसरी पार्टी क्या कर रही है, डिनाई कर रही है, तो तब होगा इशू फ्रेम। आई होप कि ये आप समझ गए होंगे कि इशू फ्रेम कैसे होता है। अच्छा, ये लिखा हुआ है कि मटीरियल प्रोपोजिशन ऑफ लॉ एंड फैक्ट क्या है। जब प्लेंटिफ कोई चीज एलिज करता है कि भाई इस वजह से मुझे राइट टू सू है, और डिफेंडेंट ये कहता है कि इस वजह से मुझे राइट टू डिफेंडेंट है, मतलब कि वो अपने फैक्ट देते हैं। प्लेंटिफ कहता है कि भाई ये मेरे साथ मसला हुआ है, लिहाजा मेरे पास राइट टू सू है, क्योंकि एक फंडामेंटल राइट है कि भाई किसी के साथ मसला हो रहा है तो वो केस कर सकता है। और डिफेंडेंट कहता है कि भाई ये झूठ बोल रहा है और मुझे राइट टू डिफेंस है। तो इस रिलेटेड कोई भी फैक्ट देते हैं तो उसको हम बोलते हैं मटीरियल प्रोपोजिशन ऑफ लॉ और फैक्ट। ये एक एक्स्ट्रा चीज है, मैंने इस वजह से मेंशन कर दी, जरूरी थी इस वजह से मैंने मेंशन कर दिया, आप ये समझ गए गए होंगे आप। उसके बाद कि भाई ये आर्डर जो है 14, इसको आर्डर 14 बोलेंगे, मैं इसको साफ लिख देता हूँ। उसमें एक एक्स्ट्रा चीज लिखी हुई है, रिपीट भी बहुत करते हैं, आप देखते हैं कि यही चीज फर्स्ट में लिखी हुई है फिर भी इन्होंने रिपीट की है कि भाई ये मटेरियल प्रोपोजिशन फैक्ट, एक पार्टी अफर्म करती है दूसरी डिनाई करती है, तो फिर क्या बनता है, एक इशू बनता है। ये फर्स्ट में भी वही चीज लिखी हुई है, लेकिन फिर भी इन्होंने 3 में रिपीट की हुई है। रिपीट की है तो हमें पढ़नी है। तो आई होप कि ये फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज आप समझ गए होंगे। जब एक पार्टी क्या करती है, एडमिट करती है कोई भी बात, दूसरी पार्टी डिनाई करती है, तो मसला आ जाता है। मसला आ जाता है तो फिर क्या होगा, इशू फ्रेम होगा। अब इशू फ्रेम जो होगा वो कौन सी चीजों पे होगा, एक तो एलिगेशंस जो ये लगाए गए हो, मेड ऑन ओथ बाय एनी पार्टी, बाय प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, किसी भी पार्टी ने कोई इल्जाम लगाया है तो फिर वो उस पे इशू फ्रेम होगा। और जो एलिगेशंस लगाए गए हो प्लीडिंग्स में, अच्छा एक तो हो गया ओथ पे,
दूसरा हो गया प्लीडिंग्स। तो ये प्लीडिंग्स का मतलब क्या है, आर्डर 6 में लिखा हुआ है, प्लीडिंग्स का मतलब है प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। प्लेंट को भी हम प्लीडिंग्स बोलेंगे, रिटन स्टेटमेंट में भी, रिटन स्टेटमेंट को भी हम प्लीडिंग्स बोलेंगे। तो इनमें कोई भी एलिगेशंस दिए गए हो प्लेंट में या रिटन स्टेटमेंट में, तो उनके भी जो है इशू फ्रेम हो सकते हैं। या कोई डॉक्यूमेंट्स की कंटेंट है जिसमें कोई ऐसी चीज है जिसमें कंफ्लिक्ट आ जाता है, तो फिर इशू फ्रेम होगा। ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्डर 14 रूल 3 में ये सारी चीज लिखी हुई है। अच्छा, सीपीसी में सेक्शंस भी हैं और आर्डर और रूल भी हैं। सीआरपीसी में क्या है, सेक्शंस हैं और दूसरों शेड्यूल्स हैं। इधर जो है ये आर्डर, इधर शेड्यूल्स भी हैं। वो जो आर्डर और रूल है वो शेड्यूल्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। लेकिन हमेशा बात हम करेंगे आर्डर और रूल की। और जो सीआरपीसी है उधर हम किसकी बात करते थे, सेक्शंस की और शेड्यूल्स की। तो ये थोड़ा इसको कंसीडर कीजिएगा। अच्छा, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज के बाद अब कोर्ट कहेगी कि भाई जल्दी से जल्दी लिस्ट दो एविडेंसेस की, कौन से एविडेंसेस दोगे, कौन से विटनेसेस दोगी, ताकि मैं अच्छी तरह से जो है केस को जो है एग्जामिन करूं, फिर आर्गुमेंट्स चलें और जो है मैं फैसला दूं। कितना टाइम दिया गया है, 7 दिन के अंदर। 7 दिनों के अंदर जो एविडेंसेस की लिस्ट देनी है। किसके 7 दिनों के अंदर, जब इशू फ्रेम हो गए हों उसके बाद 7 दिनों के अंदर आपके पास टाइम होता है, आपकी पार्टी के पास, कि भाई एक सर्टिफिकेट दे जिसमें वो एविडेंसेस की लिस्ट दे और विटनेसेस की लिस्ट दे। तो ये लिस्ट देना लाजमी है, और इसकी टाइम पीरियड कितनी है, वो जो है 7 डेज है। और ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्डर 16 रूल 1, इसको बोलते हैं आर्डर 16। तो एविडेंसेस के बाद, अब एविडेंसेस आ गए, अब क्या होगा, अब होगा आर्ग्यूमेंट। अच्छा, जब एविडेंसेस आ गए, ऑन द कंप्लीशन ऑफ एविडेंस, कोर्ट क्या करेगी, एक डेट फिक्स करेगी जब वो आर्ग्यूमेंट सुनेगी दोनों पार्टीज के। जब एविडेंसेस आ गए, एविडेंसेस के बाद 15 दिनों के अंदर कोर्ट क्या करेगी, डेट फिक्स करेगी कि भाई इस तारीख पे आओ और आर्ग्यूमेंट करो। वो जो भी सारे जो प्लेंट होगी, रिटन स्टेटमेंट और शुरू से सारी चीजें फिर रिपीट होंगी आर्ग्यूमेंट में। फिर क्यों ये रिपीट होंगी, क्योंकि अब जजमेंट आने वाली है तो सारी चीजें रिपीट होंगी। जैसे क्रिमिनल में क्या होता था, फाइनल आर्ग्यूमेंट हमने देखा था, तो इधर ये आर्ग्यूमेंट होता है। ये एविडेंसेस के बाद 15 दिनों के अंदर कोर्ट को आर्ग्यूमेंट्स कराने होते हैं। ये टाइम पीरियड इस वजह से दिया गया है ताकि कोर्ट जो है इसे जो है जल्दी से जल्दी जो है क्या करे, जो है फैसला दे, और जो है बर्डन ना बढ़े और केस ज्यादा दिनों तक ना चले। अगर ये टाइम पीरियड नहीं दिए जाते तो कोर्ट अपनी मर्जी चलाती और एडजोर्नमेंट पे एडजोर्नमेंट, तारीख पे तारीख मिलती, फिर जो है केस ज्यादा दिन चलते। वैसे तो हमारे यहाँ चलते हैं 1 2 साल 3 साल चल जाते हैं सिविल के केसेस, इन रूल्स की वजह इन होने के बावजूद भी। अच्छा, ये आर्ग्यूमेंट होंगे 15 दिनों के अंदर जब एविडेंस आ जाएंगे। आर्ग्यूमेंट के बाद क्या होगा, आर्ग्यूमेंट के बाद जजमेंट एंड डिक्री आ जाएगी। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट शल जो है अनाउंस द प्रोनाउंस द जजमेंट इन ओपन कोर्ट। क्योंकि ये फैमिली केस नहीं है तो इस वजह से ये ओपन कोर्ट में होगा। फैमिली केस में ये जो है दिया गया है कि आप जो है कर सकते हैं बिना क्लोज कोर्ट में कर सकते हैं। लेकिन जो भी केसेस होते हैं सिविल के हो जाए या क्रिमिनल के, उसमें ओपन कोर्ट होती है। रेप केसेस में, चाइल्ड पोर्नोग्राफी ऐसे में ओपन कोर्ट नहीं होती, लेकिन नॉर्मली क्रिमिनल में ओपन कोर्ट होती है। तो ये जो जजमेंट एंड डिक्री है ओपन कोर्ट में जो है अनाउंस होगी। कब अनाउंस होगी, या तो उधर ही अनाउंस कर दिया आर्ग्यूमेंट्स के बाद, वो जज की मर्जी है, या कोई और जो है डेट दे दे। अब वो डेट कौन सी दे सकता है, 30 दिन से ज्यादा नहीं दे सकता। आर्ग्यूमेंट्स के बाद 30 दिनों के अंदर कोर्ट को डेट देनी है कि भाई मैं फिलानी तारीख को जजमेंट सुनाऊंगा। ये कहाँ लिखा हुआ है, आर्डर 20, इसको आर्डर 20 बोलते हैं। तो ये आ गई जजमेंट एंड डिक्री। आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब जजमेंट के पास कोर्ट जो डिफेंडेंट है उसके पास, अगर डिफेंडेंट के जो है खिलाफ कि जो है फैसला आ गया है तो डिफेंडेंट को राइट टू अपील है। अगर जो है प्लेंटिफ के खिलाफ जो है जजमेंट आ गई है तो फिर उसको राइट टू अपील है। तो अपील जो है इधर हमने जो है क्रिमिनल में भी ये चीज आपको बताई थी, अगर आपने लेक्चर्स देखे हो। मैंने कहीं एक लेक्चर में ये बात बताई थी, शायद अपील में ही बताई थी। नो सॉरी, क्रिमिनल रिवीजन में मैंने बताई थी ये चीज, जब हम क्रिमिनल मॉड्यूल पढ़ रहे थे। तो उधर मैंने शायद ये बताई थी कि भाई क्रिमिनल में रिवीजन इस वजह से दिया गया है, सिविल में भी दिया गया है, लेकिन क्रिमिनल में हमारे पास फर्स्ट अपील होती है, सेकंड अपील का ऑप्शन नहीं होता। फिर जो है हमारे पास रिवीजन का ऑप्शन होता है। लेकिन सिविल में हमारे पास फर्स्ट अपील के बाद सेकंड अपील भी होती है। हम जब अपील में ड्राफ्ट करेंगे इंशाल्लाह सिविल अपील, तो उधर हम इसको डीप में देखेंगे। अभी के लिए आप सिर्फ सेक्शंस देख लें। फर्स्ट अपील का सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 96 ऑफ सीपीसी। और जो सेकंड अपील है उसका है सेक्शन 100 ऑफ सीपीसी। तो अपील होगी, अपील अगर जो है प्रेफर करना चाहती है कोई भी पार्टी जिसके खिलाफ फैसला आ गया है, तो वो कर सकती है। अगर वो अपील नहीं करती तो फिर जो है वो एग्जीक्यूशन का ऑप्शन है आपके पास। अच्छा, ये एग्जीक्यूशन क्या है, सिविल में क्या होता है, कोई इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती नहीं।
मसलन जजमेंट आ गई, अब इस जजमेंट को इन्फोर्स कौन कराए? मसला ये होता है, जैसे अगर क्रिमिनल में कोई फैसला आ जाता है तो भाई अगर सजा आ जाती है तो पुलिस बैठी है उसको जेल में डालने के लिए। लेकिन इधर क्या होता है, यहाँ तो पैसों का मसला होता है या जायदाद ट्रांसफर करनी है, ऐसे सारा कुछ, या कॉन्ट्रैक्ट का मसला या कोई और मसला होता है। तो इधर क्या होता है, इधर इन्फोर्समेंट एजेंसी कोई है नहीं। तो इधर क्या है कि आपको ऐसा होता है कि आपको फैसले के बाद इंतजार करना होता है कि भाई जिसके खिलाफ फैसला आया है अगर वो सेटिस्फाई करता है, वो कोर्ट की बात मानता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर वो बात नहीं मानता तो फिर आपके पास ये रेमेडी, आप एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन फाइल करोगे कोर्ट में कि भाई ये मेरी बात ही नहीं मान रहा, लिहाजा इसको बोलो कि मेरी बात माने। तो उस एप्लीकेशन को हम बोलते हैं एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन। ये जो है अपील का टाइम पीरियड के बाद आपको फाइल करनी होती है, क्योंकि अपील तक वेट करना होता है। अगर अपील वो कर देता है तो फिर एग्जीक्यूशन आप नहीं करेंगे। तो इधर हमने लिखा हुआ है कि भाई द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एनफोर्सिंग और कैरिंग आउट द कोर्ट जजमेंट और आर्डर। जो कोर्ट का आर्डर है, जजमेंट है, उसको कैरी आउट करने के लिए, जो भी इन्फोर्समेंट कराने के लिए जो भी जो चीज लगेगी उसको बोलेंगे हम एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया और जो विनिंग पार्टी है वो स्टेप लेती है कि भाई जो भी जजमेंट है उसको कंप्लाई करे जो लूजिंग पार्टी है। लूजिंग पार्टी मतलब जिसके खिलाफ फैसला आया है, वो जजमेंट जो भी है उसको सेटिस्फाई करे। उसके खिलाफ आया है लेकिन उसको सेटिस्फाई करनी है क्योंकि कोर्ट ने दी है। अच्छा, ये इसकी टाइम लिमिटेशन क्या है? मतलब जजमेंट आ गई, उसके बाद कितने टाइम के बाद आपको ये एग्जीक्यूशन फाइल करनी है? आपके पास बहुत सारा टाइम है। कितना टाइम है? 6 साल। 6 साल तक आप एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इतना ज्यादा, सिविल में वैसे भी टाइम ज्यादा है। लिमिटेशन एक पढ़ेंगे आप 1908, उधर बहुत सी चीजें लिखी हुई हैं। उधर सिविल में बहुत ही रिलीफ है आपके पास, क्रिमिनल में बहुत कम टाइम होता है। पहले तो मर्डर में ही 7 दिन होते थे। मर्डर की अगर आपको आ गई सजा किसी को, तो फिर अब तो 30 दिन कर दी गई है। लेकिन सिविल में बहुत टाइम होता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो आप इधर देख सकते हैं 6 साल कितना बड़ा टाइम है। 6 साल में हमारी डिग्री हो जाती है। पहले ये 12 साल होती थी। फिर 1992 या 97 में एक लॉ आया था, अमेंडमेंट आई थी, उसके बाद ये आधी कर दी गई थी, क्योंकि 12 साल ज्यादा हो गए थे। तो फिर ये मसला हो गया। अभी टाइम से क्या होता है ना, अभी हम हमारे जो इंसान होता है उसकी उम्र भी कम हो जाती है। पहले जो है इंसान की उम्र भी ज्यादा होती थी, तो इस वजह से टाइम पीरियड भी ज्यादा था। तो अभी क्या है, ये 6 साल है। 6 साल तक आप जो है एजुकेशन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड, ये कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 48 ऑफ द सीपीसी में लिखा हुआ है। तो आई होप कि ये सारा प्रोसीजर आप समझ गए होंगे। तो इंशाल्लाह हम जो अपकमिंग लेक्चर होगा उसमें हम शुरू करेंगे ड्राफ्टिंग। जो भी सिविल में जो भी एप्लीकेशन ड्राफ्ट की जाती है, प्रोसीजर समझना जरूरी था, क्योंकि जब हम एप्लीकेशन ड्राफ्ट करेंगे तो आपको पता होना लाजमी है कि ये किस टाइम पे हमें कोर्ट में देनी है। ड्राफ्टिंग अगर हम सीख लें और प्रोसीजर नहीं सीखें तो इसमें क्या होगा, आपको एप्लीकेशन तो पता होगी लेकिन ये पता नहीं होगा कि ये देनी कब है। जैसे 22 भी है, आप अगर जो है बेल के टाइम पे दे दें, एफआईआर हो गई, फिर 22 भी जो है दे दें, तो फिर तो मतलब 22 का पर्पस जो है सर्व नहीं होगा। 22 का पर्पस एफआईआर से पहले होता है। एफआईआर नहीं हो रही 22 1 में, सॉरी। तो ये सारी कुछ जो है जरूरी है ड्राफ्टिंग। अच्छा, किसी का सवाल है वो देख लेते हैं, इसको हम मैप में भी देख लेते हैं ताकि आप समझ सकें। अच्छा, जवाब सरवर का सवाल है कि सर सिविल का फर्स्ट लेक्चर, जी ये देखा जाए तो फर्स्ट कह सकते हैं, लेकिन ये थर्ड लेक्चर है। क्यों फर्स्ट क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जो हमने पहले पढ़ा था लीगल नोटिस और रिप्लाई टू लीगल नोटिस, वो जो रिलेटेड तो इनसे ही है। लेकिन असली जो सिविल मॉड्यूल है वो आज से शुरू हो रहा है। ये बहुत ही शॉर्ट लेक्चर्स थे, 40 या 50 मिनट के थे। तो आप ये देख लेना जरूर, क्योंकि अभी हम सिविल में जब भी केस करते हैं पहले हम लीगल नोटिस भेजते हैं। अमूमन क्या होता है, लीगल नोटिस पे ही आपका मसला हल हो जाता है। रिप्लाई वो देता है, फिर आपका मसला हल हो जाता है। लेकिन अगर मसला हल नहीं हो रहा तो फिर जो हमने आज पढ़ा है प्लेंट वाला सिचुएशन, प्लेंट के बाद जो प्रोसीजर वो फॉलो होता है। तो ये जो है कैटेगोरिकली ये थर्ड लेक्चर है, लेकिन अगर देखा जाए तो सही माना में ये फर्स्ट लेक्चर है, क्योंकि लीगल नोटिस भी जरूरी चीज थी, इस वजह से हमने उसको सिविल मॉड्यूल में दी हुई है। तो ये हम इस वजह से देते हैं। मैंने पहले भी चीज रिपीट की हुई थी, अगर आपको याद हो कि चीजों को याद अगर आपको करना हो तो एक मैप बनाए, क्योंकि हमारे दिमाग के पास ये पावर नहीं होता वो मैप में बनाए। वो क्या करता है, कोई चीज आ गई डाल दो, कोई चीज आ गई डाल दो। जैसे एक बैग है उसमें बस आप अरेंजमेंट नहीं करते, ऐसे ही चीजें डालते जाएंगे तो फिर क्या होगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कौन सी चीज कहाँ है। तो इस वजह से आप अपनी दिमाग की मदद करें थोड़ी बहुत, जो भी चीज पढ़े उसको एक मैप में बनाएं। मैप के बाद जो है
आपका दिमाग जो होगा वो ज्यादा टाइम तक याद करेगा। तो इस वजह से मैंने थोड़ा टाइम निकाल के आपके लिए ये चीज बनाई है। तो ये पहले अगर आपका डिस्प्यूट हो जाता है, डिस्प्यूट के बाद आपके पास ऑप्शन है, आप क्या करेंगे, प्लेंट फाइल करेंगे। प्लेंट के बाद क्या होगा, अच्छा फिर जो समन किया जाएगा किसको, डिफेंडेंट को। डिफेंडेंट क्या करेगा, रिटन स्टेटमेंट जो है अपनी जो है जमा कराएगा। उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज होगी, पार्टीज को जो एग्जामिन किया जाएगा। देखा जाएगा कि भाई कौन सी चीजें एडमिट करते हैं, कौन सी चीजें डिनाई करते हैं। जो चीजें डिनाई होती हैं उस पर इशू फ्रेम होंगे। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन हमने पढ़ा, ये ऑप्शनल चीज है। अगर आप कोई भी अपोजिट पार्टी का डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं तो उसकी आप एप्लीकेशन देंगे और उसको डिस्कवर करके इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अगर उधर ही एडमिशन होती है एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज में, इधर कोर्ट एग्जामिन करेगी कि भाई ये तुम एडमिट करते हो डिनाई करते हो। तो इधर अगर एडमिट कर देता है, एडमिशन हो गई, तो को जज क्या कर देगा, उसे उधर ही जजमेंट देगा। अगर वो डिनाई करता है तो फिर जो है कोर्ट बोलेगी भाई डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाएंगे। उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होंगे उस डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे, और प्लेंट रिटन स्टेटमेंट पे सारा कुछ। इशू फ्रेम होने के बाद कोर्ट बोलेगी भाई ठीक है, विटनेसेस और लिस्ट ऑफ एविडेंसेस दो जिसपे आप रिलाई कर रहे हो सारा कुछ। तो, तो इधर आप देख सकते हैं, इधर दो बार लिखा हुआ है, एक तो इधर भी लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स, ये भी एविडेंसेस हैं, ये भी एविडेंस। इधर आपको लिस्ट देनी है सारी कुछ जिसपे आप रिलाई कर रहे हो। इधर आपको वो जो है विटनेसेस की लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ विटनेसेस। और जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको जमा कराने होते हैं। इधर लिस्ट देनी होती है डॉक्यूमेंट्स की, इधर डॉक्यूमेंट्स जमा कराएंगे, उसके साथ जो भी विटनेसेस होंगे उसकी लिस्ट देंगे कि भाई मैं विटनेसेस ये दूंगा, क्योंकि अगली पार्टी भी जो है तैयार होके आए उससे सवाल करने के लिए। फिर एविडेंसेस ऑफ पार्टीज के बाद क्या होगा, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। आर्ग्यूमेंट्स के बाद क्या होगा, जहाँ जज के पास ऑप्शन है उधर ही जजमेंट दे, या 30 डेज के अंदर कोई एक तारीख दे दे जिसपे वो जजमेंट सुना दे। तो आई होप कि ये आपका प्रोसीजर क्लियर हो गया होगा सिविल मॉड्यूल का। और इससे रिलेटेड किसी को सवाल हो तो काइंडली पूछ ले। अच्छा, मिसेस उदनान का सवाल है कि किसी केस में फैमिली मेंबर्स हैं 1 to 4, उनमें से एक प्रेजेंट है, जो हो जाए तो उसकी बाकी के खिलाफ जो एक्स पार्टी हुई है वो कंटिन्यू रहेगी। अच्छा, ये जो आपका सवाल है ये थोड़ा डेप्थ वाला सवाल है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको सीपीसी को थोड़ा रेफर करूं, फिर इसका अगर मुझे जवाब मिल गया तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, या तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। तो ये आपका जो सवाल है वैलिड है, मैं इसको कोशिश करूंगा कि इसका जवाब मुझे मिल जाए। क्योंकि सीपीसी है ये बहुत ही डेप्थ में है, सारी चीज़ें हम मुझे भी नहीं आती, जो प्रोसीजर मुझे सुपरफिशियली आता है तो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि आप देखते हैं कि जो बड़े बड़े वकील होते हैं वो खुद ही सीपीसी केस से पहले सारी कुछ चीज़ें रेफर करते हैं। तो ये जो सीपीसी और सीआरपीसी है, याद ये एक तो सारी किसी को याद हो नहीं सकती। तो मैं जो है कोशिश करूंगा इसको जो है सीपीसी को जो है देखूंगा, अगर ये मुझे आपका जवाब मिल गया तो मैं इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर में दे दूंगा। जज़ाकल्लाह। अच्छा। अच्छा, तो फेल का सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन तो फेल। अच्छा, ये जो है इसने ये पूछा है शायद, तो फेल भाई ये कंफर्म कीजिएगा कि यही सवाल है आपका। मैं इसको रिमूव कर दूं, सर रिमूव नहीं हो रहा। कि ये इधर डॉक्यूमेंट्स की मैंने बात की कि आपको फर्स्ट हियरिंग पे देनी है, उसके बाद इधर मैंने बात की 7 दिनों की। तो आपका यही सवाल है आई होप की। हाँ, तो ये जो फर्स्ट हियरिंग वाली है इधर आपको प्लेंट के साथ ये कोर्ट को बताना है सिर्फ कि मैं ये डॉक्यूमेंट्स हैं इस पे रिलाई कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स नहीं देने आपको, डॉक्यूमेंट्स आपको इधर देने हैं, और कितने टाइम के अंदर देने हैं, 7 दिनों के अंदर। तो आई होप कि आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इधर सिर्फ आपको मेंशन करने हैं कि भाई मैं ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिसपे मैं रिलाई करूंगा, और इधर आपको देने हैं, और देने कितने टाइम के अंदर है, 7 दिनों के अंदर। आई होप कि तोफेल आपकी सवाल का जवाब मिल गया होगा, तोफेल मेमन। अच्छा, और किसी को सवाल है तो काइंडली पूछे, नहीं तो हम जो है वाइंड अप करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच तोफेल।
अच्छा, अगर किसी को सवाल नहीं तो हम जो है लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो इंशाल्लाह और कोई क्यूरी हो आपको तो आप पूछ सकते हैं, एडमिन से मैसेज करेंगे, या इंशाल्लाह अपकमिंग लेक्चर जो होगा, क्योंकि हम ये सारी चीजें फिर पढ़ेंगे। जब हम प्लेन ड्राफ्ट करेंगे तो प्लेन की सारी पोस्टमार्टम करेंगे इंशाल्लाह। तो उधर हम रिटन स्टेटमेंट की भी हम पोस्टमार्टम करेंगे, अपील जब पढ़ेंगे, और सारी जो भी आर्डर 10 आर्डर 11 वाली जो एप्लीकेशन से ड्राफ्ट करेंगे तो हम उधर सारी जो है डीप में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो हम फिर भी ये रिपीट करेंगे तो अगर कोई और सवाल हो तो आप जो है अपकमिंग लेक्चर्स में पूछ सकते हैं। जजाकल्ला खैर। फी अमान अल्लाह।